आदाब नाज़रीन, आज का मुद्दा में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्बास मेहदी। आज का मुद्दा में आज हम बात करेंगे कोरोना के बढ़ते कहर पर। कोरोना लगातार अपना पैर पसारता जा रहा है। हालात बहुत संजीदा हैं, संगीन हैं। तो क्या कोरोना की लड़ाई कड़ाई के साथ करने की ज़रूरत है? इस पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमानों का पैनल होगा। कोरोना के हालात एक साल पहले से भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। कोरोना ने पिछले साल भी कहर ढाया था, लेकिन पिछले साल हम एहतियात ज्यादा बरत रहे थे। लॉकडाउन लगा दिया गया था, लोग घरों में ही थे, बाहर निकलते भी थे तो एहतियात के साथ, मास्क और सैनिटाइजर के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा जाता था। हालांकि तब केसेस इतनी रफ्तार के साथ आगे भी नहीं बढ़ रहे थे। इस बार रफ्तार भी तेज है और लोग बेपरवाह और लापरवाह भी दिख रहे हैं। पिछले साल कोरोना से लड़ने का तजर्बा नहीं, जज्बा था, वैक्सीन नहीं, लेकिन यकीन था कि हम इस कोरोना को शिकस्त देंगे। लेकिन इस बार तजर्बा तो है, लेकिन जज्बा नजर नहीं आ रहा है। वैक्सीन तो है, लेकिन लोगों में लड़ाई का यकीन नहीं है। लोग यूं ही सरे बाजार घूमते नजर आ रहे हैं बिना सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के। और इसका नतीजा आप देख सकते हैं कि पहली बार मुल्क में 24 घंटे के अंदर 1,84,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। रिकॉर्ड तादाद है ये अब तक की। 1,027 लोगों की मौत हो गई है। 14 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए हैं। वहीं 26 लाख से ज्यादा का वैक्सीनेशन भी हुआ है। इन 24 घंटों में आप हालात सोचिए कितने खराब हैं। वैक्सीन लगने के बाद भी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। आज इन्हीं हालात पर ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, जो बहरान पैदा हुआ है, इसी पर बात करेंगे और सवाल करेंगे कि इन हालात का जिम्मेदार कौन है, किसने की लापरवाही, कौन है कोरोना में जाती जानों का कसूरवार। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कि देश के रहनुमाओं ने क्या कहा है। वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं को इसको निरस्त कर दिया है। अब इनको पदोन्नत करेंगे, प्रमोट करेंगे, लेकिन उसका एक सिस्टम तैयार करेंगे आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, और जो उसका प्रैक्टिकल हुआ है, इन दोनों को जोड़ करके सीबीएसई को कहा गया है कि एक प्लान बनाए वो, ताकि उसका मूल्यांकन भी हो और उसी के आधार पर उसकी कक्षा में पदोन्नति भी हो। इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि काफ़ी बच्चों को भी कोरोना हो रहा है। बच्चों में ज़्यादा इसलिए पाया जा रहा है क्योंकि बच्चे ज़्यादा देर तक मास्क पहन नहीं पाते हैं। बच्चों ने बाहर निकलना शुरू कर दिया है, घूमना फिरना शुरू कर दिया है, एक दूसरे के साथ खेलना शुरू कर दिया है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चों को अभी भी हमें कंट्रोल करके रखना चाहिए। उनको घरों में ही रखें, मास्क पहनाने की आदत डालें। 5 साल से ऊपर का बच्चा सेफली मास्क पहन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे भारत के अंदर मैं समझता हूँ इसका ख़तरा है। कुछ स्टेट्स के अंदर तो हद से ज़्यादा ख़तरा है। सरकार को भी पूरी तवज्जो इस पर देनी चाहिए और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको भी इसमें पूरा सहयोग करते हुए ख़ास तौर पर टेस्टिंग जो है उसको बढ़ाना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी स्टेट गवर्नमेंट्स को पूरी परमिशन देनी चाहिए तमाम इक़दामात के लिए। हम अपने दिल्ली के एक्सपर्ट से भी टच में हैं, केंद्रीय एक्सपर्ट से भी कल डीडीएमए की मीटिंग में उनसे भी बात हुई थी। इस बारे में भी कोई भी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है कि ये इसकी पीक कहां तक जाएगी। और सवाल ये कि पहले भी जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, अब केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, फिर से कुछ रेस्ट्रिक्शंस कहीं लगाए जाएंगे। लॉकडाउन की संभावना है? लॉकडाउन नहीं है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस की जरूरत है, वो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। तो हालात ठीक नहीं है और मामलात बढ़ते जा रहे हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं, वो देखने का दिल नहीं चाहता। बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त तस्वीरें आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं कि वैक्सीन लगने के बाद भी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। तो कौन है जिम्मेदार? क्या लोगों ने, अवाम ने लापरवाही ज़्यादा कर दी? लोगों ने एसओपीज़ पर अमल नहीं किया, लोगों ने प्रोटोकॉल पर अमल नहीं किया, गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया, लापरवाह हो गए,
बेपरवाह हो गए, गैर संजीदगी का इजहार किया, संजीदा नहीं रहे। इन तमाम मुद्दों पर आज बात करेंगे और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और सियासी तज्जियाकार विशाल मिश्रा जी और साथ ही साथ सियासी तज्जियाकार राहुल लाल जी भी हमारे साथ हैं। विशाल मिश्रा जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही है, चूँकि आप प्रोफेसर भी हैं, सियासी तज्जियाकार भी हैं, हर मौजू पर, हर मरहले पर, हर इशू पर आप बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। आपसे जानना चाहता हूं सर कि ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, ये जो हालात पैदा हुए हैं, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार देखते हैं? क्योंकि अगर आप पिछले साल के हालात को देखें तो कोरोना को लेकर बहुत लोग संजीदा थे, तब हमारे पास तजर्बा नहीं था इस वायरस से लड़ने का, तब हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास तजर्बा भी है, वैक्सीन का कवच भी है, लेकिन उसके बावजूद हालात पिछले साल से ज्यादा बदतर हैं। देखिए, ऐसा है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि इस समय स्थिति थोड़ी सी पिछले साल की तुलना में काफी बदले हुए स्वरूप में है। ये जो नया वेव है जी, इसके जो वेरिएंट है, म्यूटेंट हैं, वो पिछले साल की तुलना में भी अलग है। हुआ क्या, मुझे जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत मामला सोचना है जी, कि जैसे ही हम थोड़ा सा कोरोना को कवर करने में सफल हुए और हो पाए, तो हमारे अपने लोगों की तरफ से, नागरिकों की तरफ से जो लापरवाही हुई है, इसको कैजुअल वे में जो लिया गया कि हमने देखा लोग मास्क नहीं यूज कर रहे हैं, मतलब कोई सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो हुआ क्या कि जो है ऐसे में ये कहीं ना कहीं भयावह रूप के रूप में सामने आ गया। और जहां तक तैयारियों की बात है, जहां तक और भी पिछले साल की तुलना में काफी बेहतर तैयारियां हुई, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हम वैक्सीन को बनाने में भी सफल हुए, वैक्सीन शुरुआत भी हुई, को टीका उसको चल भी रहा है। और एक यहाँ पर एक बात और जो मैं जोड़ना चाहूंगा, वो ये जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, ये केवल भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक आपदा का समय है जी। ऐसे में हर व्यक्ति को, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो आम नागरिक हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, कोई भी विचारधारा हो, इस समय राजनीति करने के बजाय अबव द पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल लाइन के ऊपर आकर और सभी को मिलकर इस महामारी से लड़ना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा और खास तौर से जो हमारे जनता जनार्दन है, उनको इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा कि देखिए, हर एक हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम खुद बचेंगे तब हम दूसरे को बचा पाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं ये बहुत ही लाजिमी है कि हम पहले खुद का प्रोटेक्शन करें, जो एसओपी है, जो गाइडलाइन है, उसका हम पालन करें और साथ ही साथ दूसरों को भी करने के लिए प्रेरित करें। जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं, हम कह दें हम बात नहीं करेंगे। दुकानदार भाई हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो किराने की दुकानें हैं, वो उनको भी ये स्टेप लेना चाहिए कि भाई मास्क नहीं लगाए हो, हम आपको सामान नहीं देंगे। तो होगा क्या कि अल्टीमेटली एक जागरूकता आएगी कि देखो भाई, सामान नहीं मिलेगा बिना मास्क लगाए हुए। तो कहीं ना कहीं इसको चेन को हमें तोड़ने, बिल्कुल इस चेन को तोड़ने की जरूरत है। और बहुत अहम बात आपने बताई कि हर शहरी, हर नागरिक की जिम्मेदारी, और हर शहरी आपकी तरह सोचने लगे और ये अमल करने लगे कि हम खुद भी अमल करेंगे और दूसरा अगर कोई इसको तोड़ रहा है तो उसको भी टोकेंगे और कहेंगे कि अगर आपके चेहरे पर मास्क नहीं है तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात आपने की। हमारे साथ राहुल लाल जी भी हैं, सियासी तज्जियाकार हैं। राहुल लाल जी, हम इस बात को समाज में ये कहते हुए सुन रहे हैं और हम भी कबूल कर रहे हैं कि अवाम की तरफ से लापरवाही हुई, बहुत संजीदगी से नहीं लिया गया, लोग लापरवाह हो गए, गैर संजीदा हो गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिस्टम क्यों इतना लचर और लाचार नजर आ रहा है? अब्बास साहब, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को रमजान मुबारकबाद हो। जी, आपको भी मुबारक हो जी। देखिए, सबसे बड़ी बात की भी मुबारकबाद हो। शुक्रिया शुक्रिया। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, स्थितियां क्या है अब्बास साहब जी। पिछले एक साल से हम लोग कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं। अब उस समय तो पिछले साल तो हम लोगों को पता भी नहीं था कि कोरोना से लड़ने के तरीके क्या है। तो कहीं ना कहीं जो आपका जो सवाल है कि सिस्टम, हम लोग एक पूरे एक वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी जो कोरोना से लड़ाई का जो सिंपल तरीका है कि टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, ट्रेसिंग, ये जो 3 ट्रिपल टी का जो प्रयोग होना चाहिए जिस व्यापक पैमाने पे,
उसका एक ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए, वो ढांचा नहीं बना। जैसे आप देख लीजिए, दिल्ली का उदाहरण मैं दूंगा कि DRDO के सहयोग से एक बड़ा सा हॉस्पिटल बना था, लेकिन उसको फिर फरवरी होते होते वो सब बोरिया बिस्तर उस पूरे हॉस्पिटल का बांध दिया गया। अब जब अचानक से संख्या बढ़ी है तो हमारे पास कोई संख्या नहीं है आज के डेट में कि जहाँ पे मरीजों को जो है हम लोग भर्ती कर सके, हम लोग इलाज कर सके। इसमें देखिए नागरिकों की जिम्मेवारी तो है, लेकिन सरकार सब कुछ नागरिकों के ऊपर, सिटीजन के ऊपर नहीं डाल सकती। गवर्नमेंट को अपनी भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। हमें अभी भी याद है कि जब आप कोरोना से लड़ते हैं और कोरोना से लड़ते हुए भी आप उसमें प्रायोरिटी किस चीज को रखते हैं और किसको नहीं रखते, बड़े मामले की चीज है। पिछले बार जब घटना घटी तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से धर्म विशेष के ऊपर सारा का सारा जो सारा दोषारोपण किया जा रहा था, मरकज के नाम पे मरकज को बार बार दोषी ठहराया जा रहा था। लेकिन अभी देख लीजिए, कुंभ का मेला हो रहा है, उस मेले में जो लोग भी स्नान करके आ रहे हैं, हम लोगों को देख लिया RSS के सरसंघ चालक भी स्नान करके आए, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। आज भी वहां पे देखिए लाखों की भीड़ है। तो कुंभ का आयोजन क्या SOP के पालन के साथ साथ नहीं हो सकता था? तो अब तो ये स्थितियां हैं कि आप देखिए बच्चों के परीक्षाओं को रोक रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के जो चुनाव है वो नहीं रुक सकते, 5 राज्यों के चुनाव नहीं रुक सकते। उत्तर प्रदेश में स्थितियां बिगड़ी हुई हैं, लेकिन कल पंचायत चुनाव का प्रथम चरण का चुनाव है, आप उसको नहीं रोकते हैं। अब स्थितियां तो ये हो गई है कि खुद अब एक तरह से कोलकाता हाईकोर्ट को जो है कि इलेक्शन कमीशन को निर्देश देना पड़ा है कि आप किस रूप में करा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के केसेस में 358% की वृद्धि हुई है। मूल बात ये नहीं है, मूल बात ये है कि जो हमारे राजनेता है वो भी रोल मॉडल है। जब लोग देखते हैं कि होम मिनिस्टर साहब बिल्कुल बिना मास्क लगाए हुए भारी भीड़ को पुष्प वर्षा कर रहे हैं, तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि शायद कोरोना नहीं होता और कुछ यूं ही गफलत फैलाया जा रहा है। तो ये जो इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं वो भी लोगों में काफी गलत संदेश प्रदान करती हैं। आपको एक साथ एक कठोर पॉलिसी के साथ आपको कोरोना से लड़ना पड़ेगा। कोरोना को निपटने के लिए आप नाइट कर्फ्यू लेके आते हैं। मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ कि जब आप नाइट कर्फ्यू लगाते हैं सड़क पे, तो स्थितियां ये होती है कि 7, 8, 9 बजे 10 बजे के आसपास जो आसानी से सड़क पे आप चल पाते थे, या जो हमारे सार्वजनिक परिवहन के साधन थे जिसमें आसानी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सकता था, वो डिस्टेंसिंग का पालन करना भी संभव नहीं हो पाता है बात है। तो आप इससे लड़ने का प्रयास कम कर रहे हैं, कोरोना से लड़ने का दिखावा ज्यादा किया जा रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या। लेकिन राहुल लाल जी सवाल ये भी है ना कि किसी भी देश की सरकार अपने लोगों को ऐसे छोड़ नहीं सकती ना। ये आरोप लग रहे हैं, आप लगा रहे हैं, आप सियासी तज्जिया कर रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार, कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी ना कि उसका शहरी, उसके नागरिक, उसके लोग, उसके अवाम, उसकी प्रजा इस तरह के जो पैंडेमिक है, ये जो मूजी वबा है, इसका शिकार हो। आप बने रहिए हमारे साथ क्रिप्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ साहब भी जुड़ गए। इम्तियाज़ साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। इम्तियाज़ साहब, ये जो कोरोना की जो ये दूसरी लहर है, इसका जो कहर बहुत शिद्दत अख्तियार कर चुका है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, ठहराते हैं? ये शुक्रिया आज एज ए गेस्ट मुझे बुलाने के लिए। देखिए, जो कोरोना में अब जो कोरोना की महामारी है, जो पिछली बार जो कोरोना था और अब का कोरोना है, दोनों में आसमान और जमीन का फर्क जी। पिछली बार की हालत ये थी कि पहली बार कोरोना था, लोग दहशत में बहुत ज्यादा थे, लेकिन मुल्क के हालात ऐसे बने, रोजगार का मामला ऐसा हुआ कि लोग ऐसे सड़क पे आ गए हैं, तो हुकूमत से वो खास ध्यान देना पड़ेगा इस पर। आज जो कोरोना है, पिछली बार आपने देखा होगा समाज में आप लोग रहते हैं, जिस तरीके से लोगों ने खुल करके, दिल खोल करके लोगों को मदद की, अनाज बांटा, राशन बांटा, पैसे बांटे। आज के हालात ये हैं कि कोरोना के बाद जो हालात हैं, खुद लोग परेशान हो गए हैं, वो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि खुद, दूसरी अहम चीज ये है कि कोरोना को बढ़ावा देने के लिए, कोरोना जो बढ़ा है उसमें खास चीज अगर गौर करके देखेंगे आप, तो लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो काफी वीक हो गई है, और उसको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अब अहम यह है कि लोग रोजगार के लिए तराही है। मैं तो कहूंगा हुकूमत से, और आपके चैनल के जरिए अपील करूंगा हुकूमत से, कि जो लॉकडाउन 9 बजे से 5 बजे, कहीं 7 बजे से सुबह 6 बजे, लॉकडाउन का कोई, मुझे लगता है लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है। लोग अगर खाएंगे नहीं, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा। कई शिफ्टों में काम करते हैं लोग, डे नाइट इवनिंग, वो शिफ्टिंग, वो लोग पैसा कहाँ से आएगा? हुकूमत जो लॉकडाउन कर रही है, उसके पैसे का इंतजाम कौन करेगा? वो खाएगा कहाँ से?
अब रही बात सोशल डिस्टेंसिंग की, सोशल डिस्टेंसिंग मैं समझता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग में जब पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गया था तो कोरोना 8,000 पे आ गया था। आज लगभग कोरोना 2 लाख पर डे पे जा रहा है। तो हुकूमत मेन दवाई की बात मैं करूं अगर आपसे, तो अब आप देखिए कि जो वैक्सीनेशन हो रहा था वो वैक्सीनेशन कहाँ है। वैक्सीन की सिचुएशन ये है कि पूरा हॉस्पिटल इंतजार में है कि वैक्सीन आएगा तो हम लोगों को लगाएंगे। हुकूमत की कुछ गलतियां ये रही कि वो अपने सिटीजन को न वैक्सीन दे करके बाहर के लोगों को वैक्सीनेटेड पहले करने की सोची। ये ठीक है, इकोनॉमी को ठीक करने का ये भी एक तरीका है कि हमने मेडिसिन बेचा, लेकिन पहले अपने नागरिक को, पहले अपना घर, उसके बाद दूसरों का घर है। तो मैं हुकूमत से अपील करूंगा कि हुकूमत इन तमाम अपने नागरिक को पहले सेव करने की कोशिश करे। लेकिन इम्तियाज साहब, सरकार ये कह रही है कि वैक्सीन को लेकर अफवाह उड़ाई जा रही है। जिन जिन राज्यों में, जिन जिन रियासतों में वैक्सीन की जितनी डिमांड है हम उतनी सप्लाई कर रहे हैं। आपने पिछले दिनों सियासत भी देखी होगी, महाराष्ट्र के जो वजीर सेहत थे उन्होंने ये मसला उठाया था, जिसका डॉक्टर हर्षवर्धन ने जवाब दिया था कि ये अफवाह है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हम माकूल मिकदार में, तादाद में हम वैक्सीन राज्यों को दे रहे हैं। गलत बात है। देखिए, मैं आपको दूसरी बात पर छोड़ूं, मैं क्रिप्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का फाउंडर एंड चेयरपर्सन हूँ जी। मैं आपको एक बात बोलूं कि बिहार का एक जिला है मधुबनी जिला, जहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल क्रिप्स हॉस्पिटल है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनाया उसको। आप यकीन जानिए, पिछले 20 दिन से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और रोज मेल कर रहा हूँ कि वैक्सीन अवेलेबल कराया जाए। वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो ये तो मैं खुद देख रहा हूँ इस चीज को। इसीलिए हुकूमत चाहे जो भी दावा कर रही है वो दावा खोखला नजर आ रहा है, जिसकी मिसाल मैं खुद हूँ। अगर आप चाहें तो अपने चैनल के जरिए इस बात को आगे ले जाएं कि क्रिप्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का फाउंडर एंड चेयरपर्सन मोहम्मद इम्तियाज मैं बोल रहा हूँ कि पिछले 20 दिन से मैं स्टेट से लेकर के और डिस्ट्रिक्ट तक के जो भी अफसरान हैं, उन अफसरान को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अवाम, इसलिए कि उन्होंने क्या किया है कि हमारे सारे कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर को लाइव कर दिया है अपने वेबसाइट पे। तो हमें लोग पूछते हैं, हम उनका जवाब नहीं दे पाते हैं। कल आएगा, परसों आएगा, एक सप्ताह बाद आएगा। इस किस्म की परेशानियां हैं। गवर्नमेंट इस बात को माने। मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट अपने लेवल पे कोशिश करे। लेकिन इम्तियाज साहब, मैं आपसे ज्यादा सवाल इसलिए कर रहा हूं, हमारे साथ 2 और माहिर गेस्ट बैठे हुए, उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन आपसे ज्यादा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप पूरे हॉस्पिटल का एक ग्रुप चलाते हैं और उसके चेयरमैन हैं। यहाँ भी आपका एक बड़ा हॉस्पिटल है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वैक्सीन लगने के बाद भी तो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, तो अगर लोग अपने एंड पर एहतियात नहीं बरतेंगे तो इसके नतायज जो हैं वो अच्छे नहीं होंगे ना। मैं इस बात से इनकार नहीं कि वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। देखिए, वैक्सीन कोई दवाई नहीं है। अगर आप लोग ने स्टडी की होगी वैक्सीन पे, वैक्सीन बेसिकली एक इम्यूनिटी बूस्टर है। आपको आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए एक दवा दी जा रही है, वो कोई इलाज नहीं है कोविड का। तो अगर अब तक कोविड का कोई इलाज के लिए कोई दवाएं नहीं आई है, कोविड की रोक के लिए एक ट्रायल है वैक्सीन, जिसको लोग लगा रहे हैं और उसका फायदा कुछ लोगों को हो भी रहा है। ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं है। मैं खुद भी वैक्सीनेटेड हूँ, वैक्सीन हमने भी लगाया है। ऑलरेडी मैं वैक्सीन से पहले कोरोना पॉजिटिव हो चुका था। उसके बाद फिर मैंने वैक्सीन लगाया और वैक्सीन के बाद अभी मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो वैक्सीन कोई दवा नहीं है, इस बात को आप ये समझिए। वैक्सीन सिर्फ एक इम्यूनिटी बूस्टर है। आप अपने घर में भी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें, दवाएं हैं, उसके साथ साथ खाना है, पीना है, उसको मामूल को आप बदल सकते हैं। अब लोग एहतियात तो जरूरी है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, एहतियात करना चाहिए। नॉर्मल वायरस भी अगर होता है तो छींकने से एक दूसरे पे उसका असर होता है। हमें कोशिश करना चाहिए कि वायरस एक दूसरे में न जाए। बहरहाल ये जो महामारी है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से भी और मैं तमाम लोगों से भी कहूंगा कि आप देखिए, इस बुरे हालात में ऊपर वाला ही मदद करेगा। हुकूमत तो जो अपने लेवल पर काम कर रही है वो करेगी, लेकिन हुकूमत के काम करने के तरीके को बदलना चाहिए, जिससे आवाम को इस बात का एहसास हो कि हुकूमत हमारे साथ खड़ी है। ऐसा नहीं हो पा रहा। ठीक है। हमारे साथ विशाल मिश्रा जी भी हैं। विशाल मिश्रा जी, आपने राहुल लाल जी की भी बात सुनी, इम्तियाज साहब की भी बात सुनी।
सवाल उठ रहे हैं सरकार के इंतजामात पर भी कि क्या बंदोबस्त किए गए, क्या इंतजामात किए गए। और अभी जैसे इम्तियाज़ साहब कह रहे थे कि वैक्सीन की बहुत शॉर्टेज है, किल्लत है, लोगों को लोग तकाजा कर रहे हैं, 20-20 दिन से वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन नहीं पहुंची है। और कांग्रेस ने भी पिछले दिनों सवाल उठाया था कि क्या ज़रूरत थी वैक्सीन को एक्सपोर्ट करने की। देखिए अब्बास भाई जी, मैं आप ही के प्रश्न से मैं प्रश्न लेता हूँ जी, कांग्रेस ने सवाल उठाया या किसी भी पार्टी ने उठाया, हम इसमें नहीं जा रहे। इतना तो न्यूज में था कि महाराष्ट्र की तरफ से ये कहा गया कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। जी, जी, और यह भी सही है कि सबसे ज्यादा वैक्सीन महाराष्ट्र में ही लगे 1 करोड़। जी। अब आप बताइए कि खुद ही स्टेटमेंट में विरोधाभास है कि नहीं है। यह स्टेटमेंट देने के 3 दिन बाद रिपोर्ट आती है कि सबसे ज्यादा 1 करोड़ वैक्सीन लगी। तो कहने का मतलब यह है कि अब जहां तक वैक्सीन के कमी की बात है, देखिए क्या है कि ये चेन है, स्टेट में पहुंचता है, 2 सेंटर बनते हैं नोडल, और फिर वहां से चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जहां तक मेरा अपना मानना है, सरकार बार बार कह रही है, आज भी स्टेटमेंट आया है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। मुझे जो लग रहा है कि पहले तो लोगों ने थोड़ी सी शिथिलता दिखाई वैक्सीन को लेकर, बाद में लोग उसकी तरफ तेजी से बढ़े, तो कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई की मिसमैच जरूर हुई। लेकिन ऐसा नहीं कि वैक्सीन है नहीं। तीसरी बात ये कि ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन क्यों सप्लाई किया। अरे भाई, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अगर नहीं होता तो क्या ये बताइए कि सरकार लोगों के जान को जोखिम में डालकर वैक्सीन सप्लाई करती? क्या वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट के लिए किया गया? जी भाई, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वसुधैव कुटुंबकम। आज भारत उन चुनिंदा टॉप 3 देशों में शामिल है जिसकी वैक्सीन की डिमांड है। जी, लगभग 80 से ज्यादा देशों में भारत। लेकिन सवाल यही विशाल मिश्रा जी, सवाल अब यहाँ पर ये उठ जाता है कि जिस दौर में जब हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, उस दौर में हम कोरोना की लड़ाई को दुनिया में लीड कर रहे थे, भारत लीड कर रहा था और यहाँ पर हालात काबू में थे, कंट्रोल में थे। लेकिन अब क्या वजह हो गई कि हमारे पास तजर्बा भी है, हमारे पास वैक्सीन भी है और हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, या ये कहिए कि बदतर हैं? जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम दिखा नहीं सकते, हम बता नहीं सकते, लेकिन वो बहुत बेकाबू हालात हैं। अब्बास भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैंने इससे इनकार नहीं किया। यहां पर वही तो मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं शिथिलता जो आई, थोड़ा सा हम पैसिव मोड में आ गए। हम भी आए, कुछ राज्य की तरफ से भी आए, लोग भी आए, जनता भी आई। तो जो ये पैसिवनेस आया कहीं ना कहीं, उस पैसिवनेस के नाते क्या हुआ कि ये रिसर्जेंस है। अब ये जब चीजें रिसर्जेंट हो जाती हैं, पैंडेमिक होता है, तो आप भी जानते हैं कि थोड़ा सा उसको मेकओवर करने में समय लगेगा। आज की डेट में सबसे बड़ा रोल जो अगर कोई प्ले कर सकता है तो हम आप लोग, हमें अपने खुद को कम्युनिटी बनाकर, हमें जो वैक्सीन उत्सव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना लें, हम दूसरे की मदद भी करें, हम तीसरे को प्रमोट भी करें कि जाइए वैक्सीन लगवा लीजिए। तो ये अब जैसे खुद हुआ, किसी घर में हुआ, वो खुद ही अपने आप को माइक्रो कंटेनमेंट में कर ले ताकि दूसरे में पेनिट्रेट ना हो, बाहर ना जाएं, किसी भी प्रकार की असावधानी ना बरतें, किसी भी भीड़ का हिस्सा ना बने और ना लोगों को बनने दें। क्योंकि जागरूकता बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं अब्बास भाई। और कहीं पर किसी भी प्रकार की मुझे नहीं लगता कि कोई वैक्सीन की कमी है। आज भी स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान है, कहीं कोई कमी नहीं है। हाँ, थोड़ी सी सप्लाई की में हो सकता है कि देर लग रहा हो, पहुंचने में देरी लग रही हो, लेकिन लोग हर स्टेट में वैक्सीन लग भी रहे। तो इस राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर और जनता को सबको मिलकर, लोकल रिप्रेजेंटेटिव, एमपी, एमएलए, एमएलसी, काउंसलर, सभासद, प्रबुद्ध लोग, सबको मिलकर एकजुट होकर हमको अपनी भागीदारी करनी पड़ेगी अब्बास भाई। इसका कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल। इम्तियाज साहब, कुछ आप इशारा कर रहे थे, आप अपनी बात को रख सकते हैं। जी, अभी भाई मुझे क्या लगता है कि मुझे लगता है कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है। मैंने आपको मिसाल भी दी है, उनको बोलिए कि उसको वेरीफाई करें। नहीं, इम्तियाज साहब अभी 2-3 घंटे पहले फिर उन्होंने ट्वीट किया है, हर्षवर्धन जी ने, वजीर सेहत ने, उन्होंने कहा है कि देश में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। रेमडेसिविर वैक्सीन जो होती है उसकी कमी इसलिए हुई क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केसेस कम हो गए थे, इसलिए उसका जो प्रोडक्शन था वो स्लो हो गया था। आप ये बताइए मुझको
कि प्रोडक्शन स्लो हो गया, पूरी दुनिया में आप दे रहे हैं, पहले आपने क्यों नहीं इस चीज को ध्यान दिया कि पहले आपके देश में आप लिमिट करते हैं कि पहले 60 साल से ज्यादा के लोगों को वैक्सीनेटेड करना है, उसके बाद फिर लिमिट करते हैं कि 45 साल से लोगों को वैक्सीनेटेड करना है। पहले तो आपकी जिम्मेदारी थी कि आप अपने नागरिक को पहले वैक्सीनेटेड करें। गलती तो पहले ही की है सरकार ने ना। आज सरकार अगर ये करी कि वैक्सीन मेरे पास है, ये सब गलत बात है। जब वैक्सीन इनके पास था, जब पूरा देश इंतजार में था कि मुझको वैक्सीन लगना है, आपने सेंटर लिमिट किया, आपने एज लिमिट किया, और आज बच्चे बूढ़े जवान सब में कोरोना आज फैला हुआ है। ये गलतियां पहले हुकूमत ने की है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन है, तो ग्राउंड पे दिखाए ना कि वैक्सीन है। मैंने आपको साहब एक फैक्ट और भी है कि दुनिया के बनिस्बत हिंदुस्तान में कोरोना कंट्रोल में था, और जहां पर बहुत सख्त जरूरत थी वहां वर्ल्ड लीडर होने के नाते हिंदुस्तान की क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो उन मुल्कों तक अपने वैक्सीन सप्लाई करे, उन मुल्कों तक भेजे वो अपना। कई मुस्लिम मुल्कों में, अरब में, यूएई में, ईरान में, सब जगह हिंदुस्तान की बनी वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है, आपके हिसाब से बीइंग ह्यूमैनिटी आपने मदद की। पता चला कि अपने घर को छोड़ दीजिए, अपना घर मरता हो कोई बात नहीं है, सिर्फ वाहवाही, दुनिया में वाहवाही लेने के लिए नहीं। उस वक्त यहाँ पर कोरोना के जो हालात थे, जो केसेस थे, वो कम थे, कंट्रोल में थे, हालात इतने बुरे नहीं थे, बेकाबू नहीं थे। आप अगर सर्वे देखिएगा तो कोरोना मिनिमम 10,000 पे आया था। क्या 10,000 पर डे हिंदुस्तान में कम आपको नजर आ रहा है? 10,000 लोग डेली कोरोना से जूझ रहे थे, जो डेली पॉजिटिव 10,000 लोग पाए जा रहे थे। क्या हमें डर नहीं था कि 10,000 लोग, जब 100 लोग कोरोना थे तो पूरा देश को बंद किया हमने, उस पर हमने पूरी स्ट्रेटजी बनाई, और डाउनफॉल आया तो हम भूल गए। बीमारी कभी खत्म नहीं होती है सर, चाहे वो आप सर्वे कर लीजिए, चाहे जब टीवी का जमाना हो, जीका वायरस हो, डेंगू का जमाना हो, क्या हर साल डेंगू नहीं आता है? तो बीमारी कहीं खत्म होती है? उसकी रोकथाम भी साल भर हुआ नहीं था, और आपने पूरी तरीके से आंख बंद कर लिया और दवा को बेचना शुरू कर दिया दूसरे देशों में। और आप ये कह रहे हैं कि बीइंग ह्यूमैनिटी, और दूसरे पड़ोसी देशों का हमने हक अदा किया और उनको समझा कि वो ज्यादा जरूरतमंद है। आपके देश के लोग, आप देखिए, आपके गरीब देश के लोग गरीब थे। शुरू में आपने कहा कि वैक्सीन फ्री लगाएंगे, लेकिन आज आप पैसा लेके भी वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। आज पैसा ले रही है हुकूमत, उसके बाद भी वैक्सीन नहीं लगा रही है। ठीक है, तो ये सब बातें, ये अगर हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ऐसी बात कर रहे हैं, तो मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से अपील करूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा, बीइंग ए नागरिक, हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते, कि आप बाहर के लोगों को पहले अपने घर को ठीक करें। अगर हम ठीक होंगे तभी दूसरों की मदद कर पाएंगे। राहुल लाल जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी, हमारे बदन में खून होगा, जी, किसी दूसरों को जरूरत पड़ेगी तो हम खून उसको दे सकते हैं। अपनी जान बची नहीं है, हम दूसरे के जान बचाने की बात करते हैं, ये सब गलत बात है। ठीक है, राहुल लाल जी आपको आवाज आ रही है? सुन रहा हूं मैं। हाँ, राहुल लाल जी, सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि उसके पास वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में राज्यों को, रियासतों को वैक्सीन सप्लाई की जा रही है। अभी इम्तियाज साहब हॉस्पिटल चलाते हैं, उनके कई हॉस्पिटल हैं, वो कह रहे हैं कि उनका हॉस्पिटल खुद वैक्सीन का सेंटर है। कह रहे हैं कि 20 दिनों से तो मैं देख रहा हूं कि हमारे यहाँ वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही है, बार बार तकाजा करने के बावजूद। तो आपको क्या लगता है कि दावों और हकीकत, इसमें बहुत अंतर है? नहीं, दावे और हकीकत में काफी अंतर है, इसमें कोई शक नहीं है। इम्तियाज साहब जमीन पे काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अच्छे तरह से पता चल रहा है कि वहां पे नहीं है। खुद गाजियाबाद में उपलब्ध नहीं है, अगर आप जिले वाइज देखें तो यहाँ पे भी जो आ रहा है कि यहाँ पे भी उपलब्ध नहीं है। बिहार से भी कमी की जानकारी के बाद तस्दीक खुद उनके इम्तियाज साहब से हो जा रही है। तो अलग अलग हिस्सों में कमियां हैं, लेकिन फिर भी मैं देखिए मूल मुद्दे पे आऊंगा कि चलिए कोरोना वैक्सीन की अभी कमी है, तो हो सकता है कि कुछ समय बाद उस कमी को हम लोग पूरा भी कर लें। बाहर से भी एक नई वैक्सीन को अनुमति दी गई है, लेकिन जैसे इम्तियाज साहब ने कहा कि ये समझना पड़ेगा कि वैक्सीन ही आपका इलाज नहीं है, वो एक तरह से आपका इम्यूनिटी बूस्टर है जी। तो आपका जो एक मूलभूत ढांचा होना चाहिए कि मान लीजिए संख्या बढ़ी तो फिर आप अस्पतालों में निपटने का ढांचा किस रूप में है। जब आपकी संख्या घट गई तो आपने उस ढांचा में क्यों आपने कमी कर दी। आज देखिए जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, 2 जगहों का मैं उदाहरण दे रहा हूँ।
बनारस के लिए वहां पे जिला प्रशासन ने कहा है कि कोई भी अतिरिक्त रूप से बनारस में ना आए। बनारस को जो लोग लंबे समय से जो लोग कवर करते आ रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि पिछले 50 साल में बनारस में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी जिस तरह से वहां पे बदहाली की स्थिति पूरे स्वास्थ्य सेक्टर में हम लोग देख रहे हैं। बीजेपी ने जिसको अपना मॉडल बनाया था गुजरात का, गुजरात हाईकोर्ट खुद कह रहा है कि गुजरात में अभी इस अव्यवस्थाओं का आलम है। वहां तो हॉस्पिटलों के बाहर बिल्कुल जो है कि वो एम्बुलेंसेस की लाइन लगे हुए हैं, पूरे देश भर में ये स्थितियां बनी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि आखिर जब ये बीमारी पिछले 1 साल से थी तो फिर हम लोग ऐसा कोई ढांचा, व्यवस्थित ढांचा बनाने में सफल क्यों नहीं हुए? मैं किसी एक पार्टी विशेष पे भी नहीं कह रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें हो, बीजेपी की सरकारें हो या किसी क्षेत्रीय दलों की सरकारें हो, तो वो जो पूरा ढांचा हमारा बनना चाहिए था इस एक वर्ष में, उस ढांचे को बनाने में हम लोग असफल रहे हैं। ये कहीं न कहीं नागरिक से ज्यादा हमारे गवर्नमेंट का फेल्योर है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रही है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जब कोरोना के लड़ाई को भी आप धार्मिक चश्मे से देखते हैं कि जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ये बयान देते हैं कि नहीं, कुंभ के आयोजन का तुलना मरकज से नहीं करना चाहिए, मां गंगा में स्नान करने से कोरोना कैसे हो सकता है। अब देखिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट भी आपको रखना पड़ेगा। भक्ति और अंधविश्वास के बीच में एक बहुत धीमी सी लाइन होती है, आपको उसको तैयार रखना पड़ेगा। आप इस तरह से करके आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आप एसओपी जो है उसको आप क्यों नहीं वहां पे लागू कीजिएगा? मैं अभी भी कह रहा हूँ, भारत के सभी राजनीतिक दलों से मैं कह रहा हूँ कि देश में जो भी चुनाव हो, सभी पार्टियों को स्वैच्छिक यह घोषणा करना चाहिए कि वो वर्चुअल रैली करेंगी, वो फिजिकल रैली नहीं करेंगी। क्या है ये मादा हमारे राजनीतिक दलों में? वो घोषणा कर दें। मैं अभी भी अब्बास साहब बहुत डर जाता हूँ जब बंगाल के रैली को देखता हूँ और कुंभ की भीड़ को देखता हूँ। ये दोनों तस्वीर हमें डराते हैं कि अब तक जब इतनी भारी संख्या है, हॉस्पिटल की ये स्थिति है, शमशानों की स्थिति है कि वहां पे लाशों को जलाने के लिए जो है कि वो लाइन लगे हुए हैं, फिर इस स्थिति में भी हम लोग कब सुधरेंगे? कब हमारी सरकार कठोरता से निर्णय लेगी? ये एक बहुत बड़ा यक्ष सवाल बना हुआ है कि आपको कोरोना जैसे वायरस से लड़ाई के मामले में आपको भूलना पड़ेगा दिन और रात का भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, चुनाव और अन्य मामलों का भेदभाव, सब भूल के उसको एक कठोर एसओपी के साथ ही आपको उसका निस्तारण करना पड़ेगा, तभी कोरोना के विरुद्ध लड़ाई को हम लोग विशाल जीत मिश्रा जी सकेंगे। से इसका जवाब लेते हैं। विशाल मिश्रा जी से इसका जवाब लेते हैं। विशाल मिश्रा जी, राहुल लाल जी जो सवाल उठा रहे हैं कि आप इस पर दोहरा मापदंड क्यों अख्तियार करते हैं? सरकार पर वो सवाल उठा रहे हैं कि कुंभ में भीड़ हो रही है, बंगाल के इंतखाबात में भीड़ हुई, केरल में राहुल गांधी भी उतनी ही भीड़ के बीच नजर आए, वो भी उससे पाक साफ और बरी नहीं किए जा सकते। यूपी के हालात बहुत बुरे हैं, खुद वजीर आला, साबिक वजीर आला सब कोरोना पॉजिटिव हैं। ऐसे हालात में यूपी में पंचायत चुनाव होने उसको भी नहीं टाला जा रहा। कल प्रथम चरण का चुनाव कल से शुरू हो रहा है। जी विशाल मिश्रा जी। देखिए अब्बास भाई, मैं राहुल जी से यही कहना चाहूंगा कि राहुल जी, जो चुनाव हो रहा है वो संविधान के अनुरूप ही तो हो रहा है। संवैधानिक प्रावधान है जिसके तहत चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। मिश्रा जी, बच्चों के एग्जाम टाल दिए गए, सीबीएसई के एग्जाम टल गए, 10वीं के इम्तिहानात रद्द कर दिए गए। देखिए अब्बास भाई, आपको हर मुद्दे को एक अलग अलग खांचे में रखकर देखना होगा जी। बच्चों, ये जो चुनाव हो रहे हैं इनका बच्चों से कोई लेना देना नहीं। आपने बहुत इत्मीनान से इस चीज से आप भी सहमत होंगे। दूसरी बात कि मैं आपसे कह रहा हूं ना कि अब चुनाव आयोग को देखना है, चुनाव आयोग अपने हिसाब से क्या वो गाइडलाइन बना के देते हैं, क्या पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वो बातें करते हैं। आप देखिए, प्रोटोकॉल का पालन कौन नहीं कर रहा? एसओपी का पालन बताइए कौन नहीं कर रहा? एसओपी का पालन यहाँ पर कौन नहीं कर रहा? एसओपी का पालन जनता नहीं कर रही। तो जब जनता नहीं कर रही है तो आप हमें ये बताइए कि वही वाली बात हो गई। विशाल जी, पश्चिम बंगाल के चुनाव है, जहाँ पे विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, खाली मैंने केवल एक लाइन कहा कि क्या वहाँ पे वर्चुअल रैली समाधान नहीं था? वर्चुअल रैली के माध्यम से तो विशाल जी समाधान निकाला जा सकता था ना। सारी पार्टियों की रैली हो रही है, तो अब प्रश्न ये उठता है कि जो रैली में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं या ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या कोई राजनीतिक पार्टी कहती है कि आप इस तरीके से करिए, या कोई राजनेता कहता है कि आप इस तरीके से करिए? हाँ, हमें भी ध्यान रखना होगा
और इन पार्टियों विशाल मिश्रा जी, रैलियों के लिए जब भीड़ जुटाई जा रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? होटल्स भरे पड़े हुए हैं पश्चिम बंगाल के, इसका जिम्मेदार कौन है? अभी आप कह रहे थे कि बच्चों का चुनाव से कोई मतलब नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में चुनाव एक त्योहार के तौर पे मनाया जाता है। यूपी में आप जाके देखिए, पंचायत चुनाव है, बच्चा पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के साथ घूम रहा है, नारे लगा रहा है, उसका वो लुत्फ उठा रहा है, आनंद ले रहा है। उसके लिए तो वो त्योहार है, वो हार जीत से उसका कोई सरोकार नहीं है। अब बात भाई तो वही वाली बात हो गई। आनंद लेने के लिए हम आनंद लेना चाहते हैं, उसके लिए हम आपको जिम्मेदार घोषित कर दें। नहीं, बच्चों पर कैसे कंट्रोल करेगा? बच्चों पे कंट्रोल कौन करेगा? जैसे हम ना करें, भीड़ का हिस्सा हम बने और जिम्मेदार सामने। ठीक है। इम्तियाज साहब कुछ बोलना? जी आप बोलिए। अभी इन्होंने ये कहा कि बच्चों से चुनाव का कोई मतलब नहीं है। बच्चे देश की भविष्य है। एजुकेशन से भी बड़ा कोई एम्पावरमेंट का जरिया है क्या देश में? दुनिया के किसी भी देश में एजुकेशन इज द बेस्ट एम्पावरमेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। एजुकेशन एक ऐसा एम्पावरमेंट है। आपने कह दिया कि बच्चों को चुनाव का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने कहा चुनाव जो बच्चे हमारे वो हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं क्या? बच्चों के एजुकेशन में हिस्ट्री नहीं है? आप देखिए वही बच्चा आप 10वीं 12वीं के एजुकेशन को आपने रोका। स्टेट गवर्नमेंट में एग्जाम लिया है, सेंट्रल बोर्ड ने का एग्जाम अभी रुका हुआ है। क्या बच्चे हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं? आप ये समझिए कि वही बच्चे भविष्य हैं, वही बच्चे संविधान बनाने और संविधान पे काम करने वाले लोग हैं। एजुकेशन केवल कक्षा 10 का एग्जाम ही तो कैंसिल हुआ है। जो कक्षा 12 का एग्जाम 12वीं सरकार ने 12th क्लास का स्टेट गवर्नमेंट ने 12th क्लास का सारा एग्जाम ले लिया। आप देखिए आप स्टडी कीजिए कि 12th क्लास का स्टेट गवर्नमेंट ने एग्जाम लेकर के रिजल्ट दे दिया। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बिहार बता रहा हूँ आपको। कक्षा 10 के नंबर पर होता हो, कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या बच्चों को झोंक दिया जाए इस कोरोना महामारी में? ये तो बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय रहा सरकार का। इसके लिए आप सरकार की वाहवाही नहीं करेंगे। मत देखिए, आप ये देखिए कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर देश में एजुकेशन सिस्टम अगर गिरेगा तो एम्पावरमेंट कम हो जाएगा, ताकत देश की कम हो जाएगी। आप देश के भविष्य को आप रोक रहे हैं और चुनाव में लाखों लोगों की रैलियां बुला करके आप जो है वो पूरे देश में कोरोना फैलाने का काम कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां इससे सबक लें कि आप एक तरफ जो ठीक है। राहुल लाल जी, हमने एक और मसला इस बीच देखा है कि मजदूरों का पलायन जो दोबारा वापस आ गए थे वो फिर जारी हो गया है। ये एक बहुत बड़ा मसला पिछली बार भी पैदा हुआ था और अब फिर पैदा हो गया है। लोग लॉकडाउन से डर रहे हैं कि कहीं लॉकडाउन लग गया तो फिर पिछले जैसी सूरत हाल ना पैदा हो जाए। उस वक्त अब अगर आप रेलवे स्टेशन पे देखिए, बसों में देखिए तो भीड़ जा रही है। ये काफी गंभीर सी समस्या है। कम से कम अभी इस समय अगर हम लोग अब्बास साहब देखें तो देश की कम से कम 40 करोड़ जनसंख्या जो असंगठित क्षेत्र में है वो सब कहीं न कहीं इस समय डरे हुए हैं। क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में जिस तरह से घटना घटी है तो जिस तरह से लॉकडाउन लगा है तो पूरे उस वर्ग में डर है कि कहीं फिर से लॉकडाउन ना लग जाए। क्योंकि देखिए पिछले बार भी इन लोगों ने 1000-1500 किलोमीटर की यात्रा करते हुए अपनी जान भी दी थी और किसी तरह से अपने घर पहुंचे थे। तो उन्हें यह अंदेशा है कहीं इस बार भी वैसी स्थिति नहीं हो। अब पिछले बार इन लोगों के पास सेविंग्स भी थे, इस बार अभी इनके पास सेविंग्स भी नहीं है। क्योंकि जो पिछले साल के आर्थिक झटके से ये पूरा वर्ग अभी तक उबर नहीं सका है। और देखिए हम लोगों को ये हमेशा समझना पड़ेगा कि ये लॉकडाउन या फिर जो है नाइट कर्फ्यू ये हमारे इस समस्या का समाधान नहीं है। ट्रिपल-T और वैक्सीनेशन जैसे बुनियादी मुद्दों पे हम लोगों को खड़ा रहना होगा। मैं कई सारे जगहों पे मैं देख रहा हूँ, जैसे आप नाइट कर्फ्यू की घोषणा करते हैं तो कारखानों में जो 24 आवर के शिफ्ट चलते हैं वहां पे, तो पिछले समय से लंबे समय से उन लोगों ने एक अपना व्यवस्था SOP के साथ साथ अपनी व्यवस्थाएं उन फैक्ट्रियों ने डेवलप कर ली थी। लेकिन जब आप कहते हैं कि आप नाइट में नहीं होगा, रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नहीं होगा, तो वैसे स्थिति में फिर वो एक तो फैक्ट्री का तंत्र भी टूटता है और इन पूरे वर्ग में एक बड़ा सा डर भी व्याप्त होता है। तो कहीं न कहीं सरकार को मूलभूत मुद्दे पे फिर से जो है कि हमें अपना स्वास्थ्य तंत्र उसको मजबूत बनाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। ऐसे बेसिक मुद्दों के द्वारा ही हम
कोरोना की लड़ाई को जीत पाएंगे। लॉकडाउन, मैं तो कह रहा हूँ कि जो आंशिक लॉकडाउन भी अभी लगा हुआ है उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कितना भारी नुकसान होने वाला है इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अब तो मान लीजिए कि महाराष्ट्र में फुल लॉकडाउन लग चुका है, लेकिन जब तक फुल लॉकडाउन नहीं लगा था तब तक ही केयर रेटिंग्स के हिसाब से कम देश को एक जीडीपी में 1% का नुकसान हो चुका था। जो उन्होंने अपना जीडीपी का अनुमान 11% लगाया था उसको 10% कर दिया था। तो जब इतने बड़े पैमाने पर इस तरह से नुकसान हो रहे हैं तो असंगठित क्षेत्र, विशेषकर जो डेली के लोग जो डेली रोजी रोटी कमाते हैं खाते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी संकट की स्थिति है, इसके ऊपर जरूर सोचना चाहिए। अभी हमारे एक एक्सपर्ट ने बताया भी कि ये कहीं इम्यूनिटी को बढ़ाने को लेकर जब तक उनके पास आय के साधन नहीं होंगे अच्छे से इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी, इसका जवाब ले लेते हैं विशाल मिश्रा जी से, चूंकि वक्त भी बहुत कम है। इम्तियाज साहब से भी एक सवाल करना है, वक्त बहुत कम है। विशाल मिश्रा जी, अब राहुल लाल जी जो कह रहे हैं उससे एक सवाल पैदा हो गया है गरीबों के लिए, मोहताजों के लिए, जो शोषित वंचित समाज से जो लोग आते हैं उनके लिए, कि एक सवाल है कि कोरोना से मरे या भूख से मरे, और इसीलिए लोग निकल आए थे सड़कों पर, इसीलिए लोगों ने नजरअंदाज कर दिया था। देखिए अब्बास भाई, आज की डेट में जान भी जरूरी है और जहान भी जरूरी है। इसीलिए देखिए ना, अभी राहुल जी कह रहे थे कि नाइट कर्फ्यू का क्या मतलब है। मतलब अगर सरकार, एक तरफ तो ये सरकार कुछ करे, चाहे राज्य सरकार करे या केंद्र सरकार करे, तो सवाल उठाते हैं ऐसा क्यों किया, ना करें तो सवाल उठाते हैं कि ऐसा करना चाहिए था। अब आप हमें ये बताइए कि जब हमको चेन तोड़ना है तो आपको चेन तोड़ने के लिए कोई ना कोई तो ऐसा उपाय करना पड़ेगा कि ताकि लोगों की आवाजाही एक निश्चित समय सीमा के अंदर रुके। पहली बात, सरकार दिन में तो कर्फ्यू लगा नहीं रही है, जहां जहां लग रहा है, जहां जहां भी जो भी राज्य सरकारें लगा रही हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो कारखाने 24 घंटे चलते हैं वो तो एग्जेम्प्टेड है ना, जो आवश्यक चीजें हैं वो तो एग्जेम्प्टेड है। और रही बात अगली वैक्सीन की, आप हमें बताइए अब्बास भाई साहब कि याद होगा जब वैक्सीन आया था, जब वैक्सीन लगवाने की बात चली थी, तब किस तरीके के बयानबाजी विरोध हुआ था। हाँ, लेकिन उसके बाद फिर जिन लोगों ने विरोध किया था उनका भी बहुत बड़े पैमाने पर विरोध हो गया। अब मैं बताऊं विशाल मिश्रा जी, अब तो फतवा ये है कि रोजा रख के भी आप वैक्सीन ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा फतवा है मुसलमानों के लिए, बहुत प्रोग्रेसिव फतवा है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। अब तो वो पुरानी बात हो गई कि वैक्सीन के खिलाफ आया था। नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं अब्बास भाई साहब कि मतलब देखिए, जब आपने बयानबाजी कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन ये तो आप ध्यान रखना चाहिए था कि इसका आने वाले लोगों पर क्या असर क्या पड़ेगा। जी बिल्कुल, अच्छी बात तो ये है कि ठीक है, आज आप बता रहे हैं कि फतवा जारी हुआ, ठीक है सर। राहुल सर हमारा वक्त खत्म हो रहा है। मैं इम्तियाज साहब से एक सवाल ले लूं कि सर आपसे जानना ही चाहेंगे कि अस्पताल में इलाज का सिस्टम कैसे ऐसे बेहाल हो गया पिछली बार के मुकाबले। जी, अस्पताल में इलाज का सिस्टम बेहाल है। जब कोरोना की महामारी और बीमार का आप रेशियो आप देखिए कि देश में कल 1,85,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। अब आप ये सोचे कि अस्पताल की जो लिमिटेशंस है, गवर्नमेंट जो है किस लेवल पे काम कर रही है, हमारी तैयारी किस लेवल पे है। आज के डेट में पूरे हिंदुस्तान में गवर्नमेंट हो, प्राइवेट अस्पताल हो, सारे अस्पतालों में बगैर पैरवी के एक आदमी का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। लोग आ रहे हैं, ना वेंटिलेटर की सहूलतें हैं, ना ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले बेसिक चीजों पे ध्यान दे। आप एक चीज समझिए, अभी भाई ने कहा हमें कि वो जान भी जरूरी है और जहान भी जरूरी है। जान होगा तभी जहान होगा, जान नहीं है तो जहान नहीं है। बिल्कुल। इसलिए पहले जान की परवाह, जान के लिए खाना भी जरूरी है, पीना भी जरूरी है और उसी में एहतियात करना भी जरूरी है। बिल्कुल। तो भाई जहान भी जरूरी है और उसके तमाम SOPs पर अमल करना जरूरी है, प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, गाइडलाइंस पर अमल करना होगा, तभी पिछली बार की तरह हमारा मुल्क कोरोना को शिकस्त देने में एक बार फिर लीडर की भूमिका अदा करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल लाल जी। आप तीनों मेहमानों ने अपना कीमती वक्त निकाला और इस अहम मौजू पर, इस कीमती मौजू पर आपने अपने अफकार, अपने ख्यालात, अपने नज़रिए से आवाम को नवाजा। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है, लेकिन एहतियात भी सख्ती के साथ ज़रूरी है। तो आज का मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी सलाम के साथ, क्योंकि जी सलाम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।